back to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया है। गाइस, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को सीक्वेंस से डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जहां पर हमने यूनियन और टेरिटरी के रिगार्डिंग इन डिटेल डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर हमने सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इन डिटेल डिस्कस किया। अब ये पार्ट 3 है, जहां पर फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसे हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। थर्ड ये कि फंडामेंटल राइट्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसे मेंशन किया गया है, और इसी के साथ साथ इसमें टोटल 24 आर्टिकल्स आते हैं, जो 12 से स्टार्ट होकर 35 तक जाता है। तो 12 से लेके 35 आर्टिकल्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। और गाइस, फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स सी आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये फंडामेंटल राइट्स को बताता है। फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये कि फंडामेंटल राइट्स ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है, विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। और इन फंडामेंटल राइट्स को तमाम सिटीजन, तमाम नागरिक को देने की गारंटी देता है। एंड दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा। और ये फंडामेंटल राइट्स बगैर किसी इम्तियाज़ व सलूक के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, ये तमाम लोगों पर एप्लीकेबल है। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स। और इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या बुनियादी हुकूक, ये इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स हैं। मतलब ये है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके बुनियादी हुकूक को पामाल किया जाता है, तो आपके पास राइट्स है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपने फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को इन्फोर्स करवाएं। तो ये होता है इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, कि फंडामेंटल राइट्स नेचर में इन्फोर्सिएबल है। तो गाइस, हमने इसमें 3 पॉइंट देखा। फर्स्ट ये कि आर्टिकल 12 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स है। इसी के साथ साथ ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, रेस को बेस बनाकर, रिलीजन को बेस बनाकर, जेंडर को बेस बनाकर किसी के साथ इम्तियाज़ सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स सबके लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट पॉइंट ये कि फंडामेंटल राइट्स नेचर में इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, आपको नहीं दिया जाता है, तो आप इसे इन्फोर्स करा सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड द नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकार के एक लिस्ट दिए गए हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वालिटी। इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है, जिसमें समानता की बात कही गई है। एंड सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में आता है। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच आता है। एंड फोर्थ फंडामेंटल राइट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच आता है। एंड फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच आता है। एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट, इट इज़ 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है। तो गाइस, अब हम इन लिस्ट को 1 by 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, इंट्रोडक्शन टू 6 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। अब हम यहाँ से जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट को यहाँ मेंशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, अब हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? सो आर्टिकल 12 कहता है, हु विल गिव फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 12 कहता है कि इंडियन सिटीजन को, इंडियन लोगों को फंडामेंटल राइट्स कौन देगा। क्वेश्चन है कि ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को कौन देगा, कौन प्रोवाइड करेगा। सो द स्टेट विल प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। स्टेट से क्या मीनिंग है? स्टेट इज कंसिस्टेड ऑफ यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल एंड ऑल बॉडीज वेयर द गवर्नमेंट इज एग्जिस्टेड। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करवाना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। और स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल और वो तमाम बॉडीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, इन तमाम बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करे, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो आर्टिकल 12 में ये बात मेंशन की गई है कि फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोवाइड करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करने वाला कौन है? स्टेट है, उसमें यूनियन भी है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। ये था आर्टिकल 12। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बेसिकली ये एक जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 13 दिस इज जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये जुडिशियल रिव्यू है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? क्वेश्चन है कि चलो आर्टिकल 13 ये जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सो लेट्स सी। If the parliament enacts a law or amends the constitution, after which the Supreme Court feels that this law or amendment is violating the fundamental rights or the basic structure of the constitution. जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाता है, कोई ऐसा लॉ लाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करता है कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये फील होता है कि ये कानून या ये संशोधन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, देन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू डिक्लेयर सच लॉज एंड अमेंडमेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस तरह के कानून को, अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करार दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। तो ये मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए या अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, डैमेज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कानून को, उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का। ये मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है। अब हम राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल बाय आर्टिकल जो है डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ में, कानून की निगाह में बराबरी या समानता। सो फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 14 ट्रीट्स ऑल पीपल द सेम इन द आइज ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 ये तमाम लोगों को सेम तरह से क्या है, ट्रीट करेगा इन द आइज ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में आर्टिकल 14 तमाम लोगों को सेम ट्रीट करेगा। दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 14 है ये तमाम लोगों को बिफोर द लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। एंड द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडी इक्वली। इसी के साथ साथ आर्टिकल 14 कहता है कि जो इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको कानून जो है इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस द लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। अगर क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 कहता है कि सेम सर्कमस्टांसेस के अंडर लॉ जो है ये सेम मैनर में लोगों को ट्रीट करेगा। मतलब कुछ लोग हैं जिनके हालात या वाक़यात या सर्कमस्टांसेस सेम हैं, तो उनको सेम तरह से क्या है, पेश आएगा। तो आर्टिकल 14 में ये 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि आर्टिकल 14 तमाम लोगों को सेम ट्रीट करेगा। सेकेंड ये कि तमाम सिटीज़न को इक्वली क्या है, ट्रीट किया जाएगा बिफोर द लॉ। एंड थर्ड पॉइंट, जो कंट्री का लॉ है, कानून है, ये इक्वली एवरीबॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट ये कि सेम सर्कमस्टांसेस के अंडर लॉ तमाम लोगों को सेम मैनर में क्या है, ट्रीट करेगा। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज़ सलूक नहीं किए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। और राइट टू इक्वालिटी में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो इम्तियाज़ सलूक है उसको क्या करना, ख़त्म करना, प्रोहिबिट करना। सो दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर। किसी भी तरह से ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 15,
ये जो है किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को करने से रोकता है। इसमें एक पॉइंट दिया है, तो देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी सिटीजन को रेस, रिलीजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स या इनमें से किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी भी तरह की लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, मौजू नहीं बनाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने के रिगार्डिंग किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को इन चीज़ों में से किसी एक को बुनियाद बनाकर इम्तियाज़ सलूक या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे मेंशन किया है कि यूज़ ऑफ टैंक्स, वेल्स, घाट्स एट्सेट्रा दैट आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी कि वो चीज़ें या वो प्लेस कि जिसे स्टेट मेंटेन करती हो या वो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया हो, जैसे कि कुआं हो गया, घाट हो गया, टैंक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें तमाम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। तो किसी इंसान को रेस या रिलीजियन या कास्ट की बुनियाद पर इन यानी पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने से रोकना, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। इसलिए कि आर्टिकल 15 कहता है कि जो इम्तियाज़ सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन को करने से रोकता है आर्टिकल 15। तो ये आर्टिकल 15 में ये चीज़ें मेंशन है। एंड द नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16। इसमें यह बात मेंशन किया गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तमाम लोगों के लिए बराबर हैं। यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वली सबको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ पर भी जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टेट सर्विस फॉर ऑल सिटीजन। तो गाइस उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है कि आर्टिकल 16 जो है ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी स्टेट सर्विस में, कंट्री में जितने भी क्या हैं सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ में, उन सर्विस में एम्प्लॉयमेंट को जो प्रोवाइड करवाना जो गवर्नमेंट का काम है, उसमें क्या होगा, इक्वली क्या है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो उसी पॉइंट को मेंशन किया है, किसी भी सिटीजन के साथ या शहरी के साथ इम्तियाज़ सलूक नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट में। किस चीज़ को बेस बनाकर, रेस को बेस बनाकर, कास्ट को बेस बनाकर, रिलीजियन को बेस बनाकर किसी भी इंसान के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी में, अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इम्तियाज़ सलूक नहीं किया जाएगा। तमाम लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे, इक्वली अपॉइंटमेंट किया जाएगा। मगर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एक्सेप्शंस टू दिस कैन बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16 में ये एक्सेप्शन है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली किया है, अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कंट्री में, स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस हैं, अगर उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजंस बनाती है, तो ये सिचुएशन या ये सूरत जो है एक्सेप्शंस में आता है कि इसमें जो है, इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये कि आर्टिकल 16 के अगेंस्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाती है, जैसे कि रिजर्वेशन है, SC ST, ये इसी आर्टिकल से रिलेट करता है। जो भी रिजर्वेशंस हमें दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे या और किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो वो सारे रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 16C से बिलोंग करते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको उठाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को सही करने के लिए अगर स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाता है तो ये एक्सेप्शन में फॉल करता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। तो राइट टू इक्वालिटी में 17वां यानी कि जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करना। आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 70 जो है 17 ये जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत के प्रैक्टिस को करने से रोकता है। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म्स, यानी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के जो भी शक्लें हो सकती हैं उन तमाम को एबॉलिश्ड कर दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया है।
ममनू करार दिया गया है। एंड द सेकंड पॉइंट, एनी डिसएबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस। अगर किसी भी तरह का डिसएबिलिटी अराइज होता है अनटचेबिलिटी की वजह से तो इसे ऑफेंस करार दिया गया है। ये एक तरह का ऑफेंस है, जुर्म है। तो अनटचेबिलिटी की बिना पर किसी को डिसेबल करार दे देना, किसी चीज़ के करने से डिसेबल करार दे देना, ये क्या होगा, ये ऑफेंस माना जाएगा, इसे ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 का ताल्लुक किससे, अनटचेबिलिटी से। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 सेज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो भी टाइटल्स होते हैं उनको एबॉलिश करना। सो लेट्स सी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में फर्स्ट पॉइंट ये है कि द स्टेट शेल नॉट कन्फर एनी टाइटल्स एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। आर्टिकल 18 में ये बात मेंशन है कि मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर इसके अलावा किसी भी टाइटल की मंजूरी स्टेट नहीं देगा। स्टेट यानी कंट्री यानी गवर्नमेंट किसी भी तरह के टाइटल को कन्फर्म नहीं करेगा सिवाय एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स के। सेकेंड पॉइंट यानी आर्टिकल 18 कहता है द आर्टिकल ऑल्सो प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18 जो है सिटीजन ऑफ इंडिया को एक फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह के टाइटल को एक्सेप्ट करने से भी रोकता है। अगर कोई इंसान फॉरेन स्टेट से, फॉरेन कंट्री से किसी भी टाइटल को लेता है तो ये अगेंस्ट होगा आर्टिकल 18 के। तो इस वजह से आर्टिकल 18 किसी भी इंसान को यानी सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह के टाइटल को एक्सेप्ट करने से क्या है, रोकता है, मना करता है। एंड द थर्ड पॉइंट, द आर्टिकल एबॉलिशेस द टाइटल्स दैट वर अवार्डेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। इसी के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो अवार्ड, जो टाइटल्स दिए गए थे उसको भी क्या है, ये आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है। जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह के जो टाइटल्स दिए जाते थे ब्रिटिश एम्पायर में, इन तमाम को क्या है, एबॉलिश करता है आर्टिकल 18। एंड द लास्ट पॉइंट, अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मिलिट्री ऑनर्स लाइक अशोक चक्र, परमवीर चक्र डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लास्ट पॉइंट में ये है कि ये जो ये टाइटल हैं जो हमारे देश में बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करते हैं, तो उनको जो ये टाइटल्स दिए जाते हैं या ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और मिलिट्री ऑनर्स जैसे कि अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सब जो दिए जाते हैं हमारे उन लोगों को जो अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किए हैं, तो ये टाइटल्स जो है इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमने राइट टू इक्वालिटी में टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे, उसमें किस किस तरह के फ्रीडम हमें दिए गए हैं। सो लेट्स सी। सो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 गारंटीज 6 फ्रीडम्स देयर। तो राइट टू फ्रीडम में टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं, 19, 20, 21, 22। 19 से 22 तक ये जो आर्टिकल्स हैं ये राइट टू फ्रीडम में फॉल करते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है ये 6 तरह की फ्रीडम, 6 तरह की आज़ादी या स्वतंत्र के बारे में गारंटी लेता है। अब हम उसको इन शॉर्ट जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, अपने एक्सप्रेशन को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। सो लेट्स सी, द स्टेट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। जो स्टेट है वो जो है हर इंसान, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया में रहने वाले तमाम लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गारंटी लेता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को बोलने की आज़ादी है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। मगर इसी के साथ साथ हाउएवर द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर इसी के साथ साथ स्टेट के पास ये पावर भी है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकता है, कंट्री के, देश के संप्रभुता, सुरक्षा और इंटीग्रिटी को देखते हुए। यानी कि कंट्री के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को देखते हुए उसको मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन एक्सप्रेशन पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन को भी इम्पोज कर सकता है स्टेट। तो ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड फ्रीडम है फ्रीडम टू असेंबल, एक जगह इकट्ठा होने की, गैदरिंग की आज़ादी। द स्टेट गारंटीज एवरी पर्सन द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। सेकेंड फ्रीडम या सेकेंड आज़ादी ये है कि स्टेट गारंटी लेता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कि वो बगैर आर्म के, बगैर हथियार के, पीसफुल्ली, अमनो सलामती के साथ अगर असेंबल होते हैं, गैदर होते हैं, तो ये क्या है, स्टेट इसकी आज़ादी देता है अपने सिटीजन को, विदाउट आर्म्स, पीसफुल्ली असेंबल की क्या है, इजाज़त देता है। मगर इसी के साथ साथ स्टेट के पास पावर है कि वो कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी इम्पोज कर सकता है। ये था फ्रीडम टू असेंबल। एंड द थर्ड फ्रीडम, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तीसरी आज़ादी ये है
कि ऑल सिटीजन के पास ये आज़ादी है कि वो एसोसिएशन को फॉर्म करे, यूनियन को फॉर्म करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने की आज़ादी है। अगेन द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट। हर जगह जो है ये रिस्ट्रिक्शन आएगा, जितनी भी फ्रीडम है उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगा स्टेट की तरफ से कि कंट्री की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सुरक्षा को देखते हुए उसको मेंटेन करने के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकता है। एंड द फोर्थ फ्रीडम, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि आज़ाद होकर के हम क्या मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चौथा फ्रीडम या आज़ादी ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को ये आज़ादी है कि वो पूरे कंट्री, जो इंडिया का टेरिटरी है, लैंड एरिया है, वो पूरे कंट्री में क्या है फ्रीली मूव कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। बट दिस राइट कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड, मगर यह है कि रिस्ट्रिक्शन हर इसमें क्या है इम्पोज किया जाएगा पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, कंट्री के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को देखते हुए क्या है स्टेट के पास पावर है कि वो फ्रीडम टू मूव फ्रीली पर भी क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। एंड द फिफ्थ फ्रीडम, फ्रीडम टू रेजिडेंस, यानी कि रहने की आज़ादी। सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया को यह राइट है कि वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकता है, रह सकता है। ऑल्दो द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, मगर इसी के साथ साथ स्टेट के पास पावर है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, इसी के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो है इम्पोज, यानी कि रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकता है। एंड द लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, रोजगार की आज़ादी, पेशे की आज़ादी। एंड द लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि पेशा या रोजगार करने की आज़ादी। तमाम सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी तरह की ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को करे, यानी कि हर तरह के ट्रेड और प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को करने की आज़ादी है। इसी के साथ साथ ट्रेड करना या ऑक्यूपेशन ये इलीगल या इमोरल नहीं है। इसी के साथ साथ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन और ट्रेड को करने के लिए जो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसके रिगार्डिंग अगर स्टेट कोई कानून बनाता है तो कानून बनाने से लॉ स्टेट को नहीं मना करता है, उसे नहीं रोकता है। तो गाइस हमने ये देखा कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, जिसमें जो है फ्रीडम की बात की गई है, जिसमें फ्रीडम टू रिजाइड, फ्रीडम टू प्रोफेशन, फ्रीडम टू असेंबल, इन तमाम फ्रीडम को हमने डिस्कस किया। मगर हर फ्रीडम के साथ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 20। सो गाइस आर्टिकल 20 बेसिकली कहता है, आर्टिकल 20 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ये सिटीजन के प्रोटेक्शन से डील करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर ऑफेंसेस की वजह से किसी सिटीजन को कन्विक्ट करार दिया गया है तो उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग आर्टिकल 20 कहता है। अब जो है दिस प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। जो ये आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 ये 3 तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को। सो लेट्स सी। फर्स्ट, रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। पहला प्रोटेक्शन जो है रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इसका दो नाम है, फर्स्ट प्रोटेक्शन रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, इसका दूसरा नाम ये भी है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अब ये क्या होता है, लेट्स सी। Under this, a person cannot be convicted for an act that was committed at a time when the act hadn't been declared by law as an offense. तो मतलब ये है पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन का, किसी भी इंसान को किसी भी एक्ट की वजह से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है जिस एक्ट को उसने कभी किया हो, मगर वो एक्ट जो उस बंदे ने की है, यानी वो एक्शन जो उस बंदे ने की है या कमिट किया है, वो लॉ की नज़र में ऑफेंस नहीं है। मतलब कि किसी इंसान को किसी भी काम की वजह से मुजरिम करार नहीं दे सकते हैं उसके उस एक्ट की वजह से जिस एक्ट को लॉ में ऑफेंस नहीं कहा गया है या लॉ उसे ऑफेंस डिक्लेयर नहीं करता है। तो मतलब यह है कि अगर कोई इंसान लॉ को ब्रेक करेगा उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी उसको लॉ को ब्रेक करने के, मगर कोई ऐसा काम करता है जो लॉ की नज़र में ऑफेंस नहीं है तो उसके लिए उसे क्या है कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट, डबल जेपार्डी। This indicates that a person cannot be convicted for the same offense more than once. डबल जेपार्डी का मतलब यह है कि एक इंसान को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़ायद। अगर एक इंसान ने ऑफेंस किया, फॉर एग्जांपल एक इंसान ने ऑफेंस किया, अब उस ऑफेंस की वजह से हम उसे 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं, यानी एक ऑफेंस के लिए एक ही सज़ा दी जा सकती है, एक ऑफेंस के लिए कई सज़ा नहीं दी जा सकती। उसी को कह रहे हैं कि किसी इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है सेम ऑफेंस के लिए एक मरतबा ज़्यादा।
एंड द थर्ड प्रोटेक्शन इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ ही क्या है गवाही देने के लिए किसी को मजबूर करना। तो आर्टिकल 20 जो है आर्टिकल 20 ये किसी इंसान को उसी के अगेंस्ट विटनेस के लिए मजबूर करने से रोकता है। तो तीसरा प्रोटेक्शन ये है, दिस इंप्लाइज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू बेयर विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो तीसरा प्रोटेक्शन ये है कि किसी इंसान, ऐसा इंसान कि जिस पर किसी ऑफेंस को करने का इल्ज़ाम है, तो अब उस इंसान को स्टेट के द्वारा मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो खुद के अगेंस्ट ही क्या है विटनेस दे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की, चोरी करना ऑफेंस है, अब स्टेट जो उस बंदे को जिसने चोरी की उसे मजबूर नहीं कर सकता कि चल तू अपने ही खिलाफ क्या है विटनेस दे। तो आर्टिकल 20 इसी बात को कह रहा है कि किसी इंसान को उसी के अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर करने से ये आर्टिकल 20 क्या है रोकता है। तो गाइस हमने जो आर्टिकल 20 को भी डिस्कस किया, अब हम आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 21 हमसे क्या कहता है। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी इंसान को उसके पर्सनल लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा। यानी कि स्टेट किसी इंसान को उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 21 करता है। मगर कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? कुछ प्रोसीजर जिसको लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो, बनाया गया हो, अगर उसके अकॉर्डिंग एज पर दी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किया जा रहा है तो फिर वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। So this article has a wide scope and its interpretation has undergone many changes over the decades. जो आर्टिकल 21 है इसका जो एक बहुत वसी दायरा है, वाइड स्कोप है, और इसके इंटरप्रिटेशन में पिछले दहाइयों में या पिछले क्या ओवर द डिकेड्स कई चेंजेस आए हैं। यानी आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में कई चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? सो लेट्स सी। The first point regarding Article 21, the Supreme Court has interpreted the right to life as the right to a dignified life. पहला चेंजेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट किया है, इसकी तशरीह किया है कैसे? राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। यानी कि राइट टू लाइफ का मतलब है इज्जत वाली ज़िंदगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि राइट टू लाइफ जीने का राइट, इज्जत वाली ज़िंदगी। ये क्या है? इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट। एंड द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन वन सेंस, because without this right to life all other fundamental rights would be meaningless. ये जो आर्टिकल 21 है उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस को इस पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि राइट टू लाइफ अगर ना हो तो उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सब के सब मीनिंगलेस है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को हर्ट कहा है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि जिस तरह दिल के बगैर इंसान नहीं रह सकता, इसी तरह आर्टिकल 21 के बगैर फंडामेंटल राइट्स नहीं रह सकते, मीनिंगलेस हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है कुछ सम राइट्स के लिस्ट को मेंशन किया गया है, जिन राइट्स को आर्टिकल 21 क्या है कवर करता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये है कि पहले जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट केसेस हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड, जैसे ए गोपाला केस 1950, इसी तरह क्या है मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केसेस हैं। यानी कि ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 21। तो इस इंपॉर्टेंट केसेस में जो लैंडमार्क जजमेंट्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके नतीजे में कुछ राइट्स को मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 में, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। सो लेट्स सी। आर्टिकल 21 में सिर्फ यही नहीं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, उसके साथ साथ बहुत सारे राइट्स को भी मेंशन किया गया है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट ये है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू गो अब्रोड, बाहर जाने की आज़ादी, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू शेल्टर, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का राइट। राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर का राइट। राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एंड राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा और भी राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, और ये राइट्स जो है इंपॉर्टेंट केसेस जो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग आए हैं और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट्स दिया है, उसके नतीजे में ये सारे राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। अब हम आर्टिकल 21A को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 21A पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, जिसके नतीजे में आर्टिकल 21A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। सो लेट्स सी। आर्टिकल 21A, दिस आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। जो ये आर्टिकल 21A है, इस आर्टिकल को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये 2002 में हुआ था।
तो 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, जो कि 86th अमेंडमेंट था। इसके नतीजे में आर्टिकल 21A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब ये आर्टिकल 21A किस चीज़ से रिलेट करता है? इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शिल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उन तमाम बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 है, यानी 6 से 14 साल के बीच के तमाम बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आर्टिकल 21A के अंडर आता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 deals with the protection against arrest and detention in certain cases। आर्टिकल 22 ये सर्टेन केसेस में डिटेंशन और अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन से डील करता है। यानी कि आर्टिकल 22 आर्बिट्रेरी अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो या डिटेन कर लिया गया हो तो अब उस व्यक्ति को जिसे आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया गया है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, अब हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। आर्टिकल 22 जो है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। ये आर्टिकल 22 दोनों पर लागू होता है, चाहे वो हिंदुस्तान के शहरी हों या बाहर के कोई हों, तो दोनों पर ये आर्टिकल लागू होता है। गाइस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसे माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया तो उसमें से आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं कि ये इमरजेंसी के वक्त भी क्या है? एबॉलिश नहीं होते हैं, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 एंड 21। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स में जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए खास हैं, उन्हीं के साथ क्या है ज़्यादा रिलेट करता है। वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया से डील करता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, दिस प्रोविजन एक्सटेंड्स सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। और जो ये प्रोविज़न है आर्टिकल 22 का जो डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ये प्रोविज़न जो है सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड को एक्सटेंड करता है अफराद के लिए इन द केस ऑफ अरेस्ट। एंड द थर्ड पॉइंट, इट कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड। आर्टिकल 22 जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया को जिसे अरेस्ट या डिटेन कर लिया गया हो, ये पिक्चर में कब आता है? जब एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया हो, तब ये आर्टिकल 22 पिक्चर में आता है। And the next, it is not a fundamental right against detention and arrest. And the next point of this article is the idea behind this article. This right is to prevent arbitrary arrest and detention. फोर्थ पॉइंट ये है जो आर्टिकल 22 है जो डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके पीछे का जो आइडिया है वो आइडिया क्या है? आर्बिट्रेरी अरेस्ट करना या आर्बिट्रेरी डिटेंशन करना, इससे प्रिवेंट करता है। यानी आर्बिट्रेरी जबरन किसी को अरेस्ट कर लेना, बिला वजह के किसी को डिटेन कर लेना, इससे प्रिवेंट करता है आर्टिकल 22। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द आर्टिकल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सेफगार्ड्स। जो आर्टिकल 22 है ये कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है टू सिटीजन ऑफ इंडिया। लेट्स सी आर्टिकल 22(1), एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू वाई ही हैज़ बीन अरेस्टेड। पहला सेफगार्ड ये है आर्टिकल 22 का क्लोज 1। आर्टिकल 22 क्लोज 1 कहता है कि कोई भी इंसान जो कि कस्टडी में है, कोई भी इंसान जो कि कस्टडी में है, उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि आखिर उसे किस बेसिस पर अरेस्ट किया गया है। जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है उसे बताना पड़ेगा, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा किस बेसिस पे उसे अरेस्ट किया गया है। फर्दर, ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल अरेस्ट करने आ रहा है उस व्यक्ति को, तो उस बंदे को कंसल्ट अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने से नहीं रोक सकता। उसके पास राइट है कि वो अपने लिए एडवोकेट को क्या करे? हायर करे। तो जो राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट है इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड द सेकेंड सेफगार्ड आर्टिकल 22 क्लोज 2 सेज द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। सेकेंड सेफगार्ड ये है कि जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उस बंदे को विद इन 24 आवर्स जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का, उसके सामने पेश करना किया जाएगा। जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उसे उसके अरेस्ट के टाइम से 24 आवर के अंडर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड द थर्ड सेफगार्ड आर्टिकल 22(3), नो इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तीसरा सेफगार्ड ये है कि जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है तो
उसके अरेस्ट का जो पीरियड को तय किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो जितना भी पीरियड डिटरमाइन किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उससे ज़्यादा उसे जेल में नहीं रखा जा सकता, कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये 3 तरह का सेफ गार्ड है जो आर्टिकल 22 देता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे आर्बिट्रेरी क्या है, अरेस्ट किया गया है। These safeguards are, however, not applicable to enemy aliens and the people arrested under preventive detention laws। और जो ये 3 तरह के सेफ गार्ड हैं, ये दो तरह के लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। एक तो एनिमी एलियंस जो हमारे दुश्मन हैं, इसी के साथ साथ वह लोग कि जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया हो, इन 2 लोगों पर ये सेफ गार्ड, ये प्रोविज़न लागू नहीं होता है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन के 2 तरह के डिटेंशन हुआ करते हैं। किसी को गिरफ्तार कर लेना, वो 2 तरह के होते हैं। एक प्यूनिटिव होता है, सेकेंड प्रिवेंटिव। अब ये क्या होता है प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव? लेट्स सी। प्यूनिटिव डिटेंशन इज डिटेंशन आफ्टर अ ट्रायल। प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं उस डिटेंशन को जिसे ट्रायल के बाद किया गया हो, यानी कि छानबीन के बाद अगर किसी बंदे को डिटेन किया जाता है, उसे हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। एंड द सेकेंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि बगैर ट्रायल के किसी बंदे को उठा लेना, डिटेन कर लेना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। तो इसके पीछे का जो फंडा है या आइडिया, यानी किसी बंदे को डिटेन कर लेना, चाहे आफ्टर ट्रायल या बिफोर ट्रायल, इसके पीछे मेन पर्पज़ ये होता है कि वो बंदा कि जो एक क्राइम को कमिट करने वाला है, जो एक क्राइम को करने वाला है, उस क्राइम से रोकने के लिए इस तरह के डिटेंशन किए जाते हैं। सो दिस मीन्स दैट पर्सन्स कैन बी डिटेन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति पर शक हो रहा है, शुबा हो रहा है कि ये देश के लिए क्या है, कुछ डैमेज करने वाला है या देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम करने वाला है जिससे क्या होगा, देश का जो अखंडता है, एकता है, संप्रभुता है, उससे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो यानी सस्पिशन के बिना पर किसी बंदे को डिटेन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी बंदे पर शक है या सस्पिशन है तो इस ग्राउंड पर बंदे को क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, ताकि वो क्राइम जो वो फ्यूचर करने वाला है वो क्राइम ना कर पाए। सो द राइट ऑफ पीपल अरेस्टेड इन दिस मैनर आर गवर्नड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो इस तरह के लोगों के जो राइट्स है, यानी कि जिसे सस्पिशन के बिना पर, डाउट के बिना पर क्या है, अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में फॉल करते हैं, या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन पर क्या होता है, लागू होता है। तो गाइस, आज हमने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया, जो कि फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था फंडामेंटल राइट का, और इसमें जो कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, यानी कि 23 से लेकर 35 तक, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 था रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 यानी 12 से लेकर 22 तक को डिस्कस किया, और फंडामेंटल राइट्स से के रिगार्डिंग जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। चूँकि फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्वेश्चन इससे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। कुछ फैक्ट्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया, इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है आर्टिकल 12 को डिस्कस किया, 13 को डिस्कस किया, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। फिर उसके बाद हमने राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं 14 से लेकर के 18 तक। फिर हमने उसके बाद राइट टू फ्रीडम को देखा, जिसमें 6 तरह के फ्रीडम होते हैं, जिसको आर्टिकल 19 इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को डिस्कस किया। तो गाइस, आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।